ठीक है। तो आज का पहला टॉपिक जो आपके सामने है, दो एडिटोरियल का ये हाइब्रिड है, इंडियन एक्सप्रेस ओपिनियन पेज का एडिटोरियल और एक्सप्लेन पेज का। तो ये आप देखें हाइब्रिड क्या है। वाई इंडिया नीड्स अ सिंगल एजेंसी टू गार्ड इट्स बॉर्डर, यानी भारत को अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा गार्ड की आवश्यकता क्यों है, यानी एक ऐसी संस्था बने जिसका नाम हो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। जैसे एनएसजी है, उसी प्रकार से कोई सीमा के लिए एक राष्ट्रीय रक्षा गार्ड का गठन किया जाए। यहां पर यह बातचीत है। पहला टॉपिक है, यानी भारत को अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए एक ही एजेंसी की आवश्यकता, यानी कोई भारत का एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बने जो सीमाओं के लिए अकेले जिम्मेदार हो। क्यों हो, विश्व में ऐसी क्या व्यवस्थाएं हैं, भारत को क्या करना चाहिए, इन्हीं विषयों पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। दूसरा पढ़ने जा रहे हैं एक्सप्लेन पेज पे कि पैंगोंग झील पर चीन जो पुल बना रहा है उसका रणनीतिक महत्व क्या है। तो आप देख सकते हैं दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए टॉपिक, और इसी को लेकर के जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी का मुद्दा आपके सामने। और मुद्दा क्या है, ठीक है ना, यानी क्यों भारत को अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए एक ही एजेंसी की आवश्यकता क्यों है। अब उसी के बारे में बातचीत कर रहा है अ नेशनल बॉर्डर गार्ड, यानी इन्होंने नाम भी दिया है अ नेशनल बॉर्डर गार्ड, राष्ट्रीय सीमा रक्षा। नाम से एक संगठन बनाया जाए जो सेना को रिपोर्ट करता है और इसके माध्यम से बॉर्डर सिक्योरिटी को बढ़ाया जाए, अ नेशनल बॉर्डर गार्ड। तो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, आइए देखते हैं। जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी यूनिट देखिए, यूनिट 4 या इंटरनल सिक्योरिटी की सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां एवं उनका प्रबंधन। तो हम पढ़ने जा रहे हैं सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां एवं उनका मैनेजमेंट। तो क्या क्या चुनौतियां हैं, जैसे अभी आपने पढ़ा क्या क्या चुनौतियां हैं। देखिए अब चाइना क्या कर रहा है, हस्तक्षेप, इंटरवेंशन कर रहा है बॉर्डर एरिया में बहुत गहरे स्तर पर। तो इस टॉपिक में सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां क्या क्या, हम यही पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, सीमा पर चुनौतियां। अब आप देखिएगा चीन की चुनौती, क्या क्या चुनौती है आपके सामने सारी है। सीमा पार आतंकवाद की क्या चुनौती है, इसके अलावा सीमा पर देख सकते हैं जितनी भी जटिलताएं हैं पूरा, ठीक है, ये पूरा पूरा क्या है, सीमा पर चुनौतियां हैं, ठीक है ना। सीमा पर चुनौतियां हैं, जरा पॉइंट को समझिएगा यहां पर। तो सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां, यानी हम सीधा सिलेबस पकड़ चुके हैं। और फिर कह रहा उनका प्रबंधन, यानी जो चुनौतियां थी उनका प्रबंधन कैसे किया जाए। तो वही एडिटोरियल है कि जो चुनौतियां हैं, यहां क्या कह रहा है, वाई इंडिया नीड्स अ सिंगल एजेंसी टू गार्ड इट्स बॉर्डर, यानी भारत को अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए एक ही एजेंसी की आवश्यकता है। तो क्यों है, क्योंकि सीमाओं पर ढेर सारी चुनौतियां, और मैंने बता दिया कौन कौन सी चुनौतियां। इसका मतलब ये एडिटोरियल 100% IQIP यानी इंटरलिंक हो गया कि नहीं हो गया, आप यहां पर विचार करें। अब दूसरा आते हैं, ठीक है ना, यानी सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियों एवं उनका प्रबंधन, सीधा टॉपिक से कनेक्ट हो गया। अब आते हैं अगली यूनिट, यूनिट नंबर 5, यानी इंटरनल सिक्योरिटी की अंतिम यूनिट, विभिन्न सुरक्षा बल और संस्थाएं और उनके मैंडेट क्या, यानी कि जो वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, एजेंसीज हैं, उनके मैंडेट। अब उनके मैंडेट, आइए जरा पकड़े रहिएगा, आइए फटाफट, फिर उसके बाद टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, चुनौतियां सीमा पर कौन कौन सी हैं, सारी बहुत विस्तार से, ठीक है। अब आप यहां पे आइए। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि जो चुनौतियां हैं, तो हो गया। अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है, ये पूरा का पूरा टॉपिक डिस्कस किया गया है यहां से लेकर के भारत की सभी सुरक्षा एजेंसियां जो भी हैं, जो सीमा की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं, वो चाहे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल हो, चाहे अर्धसैनिक बल हो, सेना हो, असम राइफल्स हो, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस हो, सब के बारे में डिटेल दिया गया है। ये क्या है और ये क्या काम करते हैं और इनके साथ क्या जटिलता है, इनके साथ क्या जटिलता है। और फिर इसके बाद चर्चा की गई है कि अन्य देशों की स्थिति, यानी बहुत से देशों को, जिसमें अमेरिका भी है, चाइना भी है, इनफैक्ट पाकिस्तान भी है, ईरान भी है, सबसे कंपेयर किया गया कि वो लोग अपने बॉर्डर को सिक्योर रखने के लिए किस प्रकार की संरचना, स्ट्रक्चर को लेके आगे चल रहे हैं। कई इंस्टीट्यूशंस हैं, कई संस्थाएं हैं जो बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए हैं, या कोई एक है।
तो यह यानी भारत में बताया गया पहले की ढेर सारी हैं, इसलिए काफी जटिलता है, कॉम्प्लेक्सिटी है, और अन्य देशों की स्थिति क्या है, और फिर उसके बाद बताया गया है समय की मांग, नीड ऑफ द आवर, यानी इस समय अब हमें क्या करना चाहिए। तो जो टॉपिक है कि भारत को एक नेशनल बॉर्डर गार्ड एनबीजी जैसी संस्था की आवश्यकता है, यही बात यहां पर प्रूफ की गई है। आई होप आप समझ गए होंगे, सबका स्ट्रक्चर बताया गया, एकदम पिक्चर क्लियर हो गई। ये पहले इसलिए एक सरसरी निगाह डाल दी गई बिकॉज ये सीधा फ्यूचर का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ये सारी चीजें एक प्रकार से समाप्त कर दी हैं। ये 100% यानी फ्यूचर का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्यों है, आइए देखते हैं फ्यूचर का क्वेश्चन क्यों है। सबसे पहले एशिया से अगर स्टार्ट करें, 2018 भारत के सीमा विवादों का प्रबंधन एक जटिल कार्य है। मैनेजमेंट ऑफ इंडियन बॉर्डर डिस्प्यूट्स अ कॉम्प्लेक्स टास्क। सीमा विवादों का प्रबंधन, अब इस निबंध को, इस एसे को अगर आपको डील करना है तो सबसे पहले आपको क्या जाना होगा, सीमा विवाद यानी इंडियन बॉर्डर। अब सीमा विवाद किसके साथ, तो भारत और उसके पड़ोसी देशों के साथ। आप भारत और उसके पड़ोसी देशों के साथ आपको सीमा विवाद जानना है, भारत और उसके पड़ोसी देशों के साथ, आप याद रखिएगा, भारत और उसके पड़ोसी देशों के साथ। अब क्या है, जरा ये देखते हैं विस्तार से। जैसे चीन की चुनौती, तो हम पढ़ते भी चलते हैं, आज पढ़ते भी चलेंगे और फिर क्वेश्चन में वापस भी आते चलेंगे, तो और बेहतर इंटरलिंक होगा। अब देखिए सीमा पर क्या क्या चुनौतियां, क्योंकि डायरेक्ट प्रश्न है और डायरेक्ट सिलेबस है, फिर से वापस आता, तो भारत के सीमा विवादों का प्रबंधन। तो सबसे पहले आपको यानी कि सीमा विवाद किसके साथ है, भारत और उसके पड़ोसियों के साथ। तो आपको फैक्ट चाहिए कि किसके साथ हैं और क्या है, फैक्ट, ये एक चीज चाहिए। फिर इसके बाद यहां पर जब आपको ये फैक्ट पता लग गया तो आपको दो फैक्ट में दो चीज पता लगेगी। एक पता लगेगा कि दुर्गम क्षेत्र है, डिफिकल्ट टेरेन है, तो पहला पता लगेगा दुर्गम क्षेत्र है, और दूसरा पता लगेगा, क्या पता लगेगा कि शत्रुतापूर्ण रखने वाले देश भी हैं, जैसे चाइना और पाकिस्तान, क्लियर है। यानी दूसरा शत्रुतापूर्ण व्यवहार रखने वाले देश भी हैं, ध्यान रखिएगा, शत्रुतापूर्ण व्यवहार रखने वाले देश भी हैं, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। तो अब सीमा विवाद आपको पता लग गया, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब उसका प्रबंधन एक जटिल कार्य है, तो पहला रीजन तो ये हो गया, इसलिए जटिल कार्य। दूसरा रीजन क्या हो जाएगा कि जो सीमा सुरक्षा के लिए संस्थान है, सीमा सुरक्षा बल जो हैं, जो हमारे, ठीक है, इनकी जो संरचना है, इनका जो स्ट्रक्चर है, इसमें जटिलता है, कॉम्प्लेक्सिटी है। क्या है, इनमें जटिलता। इन्हीं दो प्रश्नों के इर्द गिर्द ये पूरा निबंध चल रहा है। तो आइए सबसे पहले टॉपिक में चलते हैं, देखते हैं क्या है सीमा विवादों का प्रबंधन और उससे जुड़ी समस्या, और सीधा सिलेबस सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां एवं उनका मैनेजमेंट। आप देखिए यही प्रश्न एसे में उठा करके सीधा सीधा पूछ लिया है कि नहीं पूछ लिया। यानी अगर आपको यूनिट्स क्लियर हैं तो डायरेक्ट आप एक बार चेक करिए ना, सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां एवं उनका प्रबंधन। अब आप बताइए, भारत के सीमा विवादों का प्रबंधन, आप देखिए एक जटिल कार्य, ये जटिल कार्य ही यहां की चुनौतियां हैं, ये देखिए। तो आइए सबसे पहले देखते हैं आज के टॉपिक में, और मॉडल क्वेश्चन पर भी बाद में आएंगे, क्योंकि सीधा वो क्वेश्चन के टॉपिक के हिसाब से बना। सबसे पहले चीन की चुनौती क्या है, तो आप सबको पता है डोकलम। अब एक एक चीज यहां पर देखते जाइए, क्योंकि फैक्चुअल है। क्या कह रहा है, पिछले कुछ वर्षों से डोकलम से शुरू होकर, यानी डोकलम से भारत और चाइना के बीच में सीमा पर तनाव प्रारंभ हुआ, उसके बाद गालवान घाटी का संकट आया, ठीक है, दो चीज आया, और इन दोनों के दरमियान यानी एकमात्र चाइना की कोशिश हुई है कि सीमा पार किस प्रकार से वो घुसपैठ को आगे बढ़ाए। तो दो उदाहरण, पहला डोकलाम, दूसरा गलवान, चीन की चुनौती में आपको दिमाग में रखना है। इसके साथ साथ यहां पर तीसरी बात कही गई है कि चीन ने जो अभी कानून बनाया, चाइनाज लैंड बॉर्डर लॉ,
चीन का भूमि सीमा कानून, यानी तीसरा ये हो गया, डोकलाम हो गया, ठीक है, गलवान हो गया, और उसके बाद चीन का भूमि सीमा कानून। ये बीजिंग की आक्रामक मुद्रा को प्रकट करता है। और ये जो चाइना का लैंड बॉर्डर लॉ है, इस पर प्लीज 2022 में आप मेंस के लिए भी और प्री के लिए भी तैयार रहिएगा। मैं अभी से इसको भी आउट कर रहा हूं आईआर में। ये एक बड़ा कंसर्न है, चाइना लैंड बॉर्डर लॉ। ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चन के रूप में आईआर में आ सकता है, और पॉलिटिकल साइंस जिनका ऑप्शनल है उनमें भी ये आ सकता है, ध्यान रखिएगा। तो अगर मैं एक क्वेश्चन यहां पर बना दूं तो और अच्छे से आप कर सकेंगे। आप लिख सकते हैं कि चीन का भूमि सीमा कानून क्या है, यह सीमावर्ती क्षेत्रों में भारत के लिए किस प्रकार की चुनौती उत्पन्न करता है, भारत को इसके समाधान के लिए क्या रणनीति अपनानी चाहिए, ऐसा प्रश्न इसको लेकर के आ सकता है। तो गलवान, डोकलाम और इधर आ गया चीन का भूमि सीमा कानून, ध्यान रखिएगा अभी, ठीक है। उसकी आक्रामक मुद्दा, अब आप देखिएगा यहां पर एडिटोरियल राइटर ने कहा कि ये जो आया है इसका एक्चुअल में उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है सीमा विवादों का समाधान अपनी शर्तों पर करना। पॉइंट को नोट करिएगा, यानी ये जो आया हुआ है LBL, ठीक है ना, लैंड बॉर्डर लॉ चाइना का, इसका मोटिव उद्देश्य है कि सीमा विवादों का प्रबंधन, मैनेजमेंट अपनी शर्तों पर करना। और जैसे ही अपनी शर्तों पर करेगा तो भारत के सीमा विवादों का प्रबंधन एक जटिल कार्य हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, फटाफट बताइए, यस और नो। यानी भारत के सीमा विवादों का प्रबंधन एक जटिल कार्य हो जाएगा। इसका मतलब इस निबंध में वह LBL, ठीक है ना, कानून आपको चाइना का डालना है। हो जाएगा, हो जाएगा। तो आपको पता है, देखिए सिलेबस, सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां, तो यानी पहली चुनौती उसके साथ यहां पर आई। तो ये हो गया, याद रखेगा। इसके साथ अब देखिए जो मैंने प्रश्न बोला था उसका डिटेल अब थोड़ा सा, यानी ये जो भूमि सीमा कानून है, इसके तहत वो कर क्या रहा है, आखिर वो अपनी शर्तों पर सीमा विवाद का हल कैसे कर सकता है। भाई हमारी भी सीमा, तुम्हारी भी, तुम अपनी शर्तों पर कैसे करोगे। ये भाषण नहीं, इसको एक कॉन्सेप्ट से समझना पड़ेगा। तो अपनी शर्तों का मतलब है कि आपको पता होगा इस कानून के अंतर्गत वो क्या कर रहा है, बहुत से मॉडल सीमा रक्षा गांव बना रहा है। क्या बना रहा है, बॉर्डर डिफेंस विलेज बना रहा है, जिसका नाम है जियाओकांग मॉडल, यानी जियाओकांग मॉडल बॉर्डर डिफेंस विलेज। इसको आप याद रखिएगा, यानी वो इसके तहत, यानी जो भारत और चीन की सीमा है LAC, 3488 किलोमीटर की हमारी LAC है, वास्तविक नियंत्रण रेखा है। उस पूरी सीमा के साथ 628 क्या बना रहा है, जियाओकांग मॉडल सीमा गांव बना रहा। आप इसको इतना लंबा भी याद कर सकते हैं, ठीक है ना, या सीधा सीधा हम इसे मॉडल बॉर्डर विलेज भी कह सकते हैं, सीमा रक्षा गांव भी कह सकते हैं। तो 628 अब ये जब बना लेगा तो फिर आपको पता है कि सामान्य परिस्थितियों में ये सीमा के गांव हैं, लेकिन विशेष परिस्थितियों में ये सब चाइना के आर्मी के लिए एक चेकपोस्ट की तरह काम करेंगे, एक अटैकिंग पैड की तरह काम करेंगे। तो यही है कि जब वो 628 गांव इस कानून के तहत बना लेगा तो भारत के लिए एक्चुअल में सुरक्षा चिंता है। और वह सुरक्षा चिंता यही है कि वह अपनी शर्तों पर, चूंकि जब कोई भी बढ़त की पोजीशन में, यानी जब कोई भूसामरिक एक कॉन्सेप्ट जियो स्ट्रेटेजिक रूप से, यानी भूमि को ध्यान में रखते हुए उसकी स्थिति अगर मजबूत हो जाएगी तो ऑब्वियस है आपसे वो क्या करेगा, अपनी शर्तों पर वार्ता करेगा, और फिर आपको उसकी शर्तों पर, सीमा पर समझौते करने पड़ेंगे। यही LBL यानी भूमि सीमा कानून का पूरा मर्म है और उद्देश्य है, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। क्योंकि जब डेवलप करेगा तो इसको लोकल सपोर्ट भी तो मिल जाएगा ना। स्थानीय लोग इनके एक गुप्तचर के रूप में काम करेंगे, उनको ट्रेन करके ये आर्मी के लिए उनको एक सप्लाई चेन के रूप में इस्तेमाल कर सकेगा। तो ये यानी अब देखिएगा सीमा पर चुनौतियां आप देख सकते हैं।
तो सीधा सीधा चाइना की चुनौती। और इंडिपेंडेंट क्वेश्चन यह भी आ सकता है इंटरनल सिक्योरिटी में कि चीन के पक्ष की ओर से या चीनी पक्ष की ओर से भारत को सीमा पर किस प्रकार की सुरक्षा चिंताएं हैं, उसे वर्णित करते हुए भारत की रणनीति बताइए कि वह उसे किस प्रकार से संतुलित करने की नीति अपना रहा है, कुछ भी ऐसा। तो आप देखिए, यानी 3 पॉइंट आपके सामने आ गए। अब उसके बाद यहां पर और कुछ नहीं दिया गया है, वही कहा गया कि शत्रुता के दौरान, यानी जब भारत और चीन के संबंध शत्रुवत हो जाएंगे किसी विषय को लेकर के, तो ये जो होगा ये फॉरवर्ड असेंबली और प्रशासनिक क्षेत्र के रूप में, यानी यही गांव समझिए सेना के उपयोग के लिए हो जाएंगे। यही बात यहां पर बताई गई। ठीक है, एक चीज। अब यहां पर एक पॉइंट नहीं दिया गया है, वो पॉइंट यह दिया गया है कि अभी अरुणाचल प्रदेश के 15 स्थानों को चाइना ने अपने मैप में बनाया है, और उसके साथ उसके पहले 2 गांव अरुणाचल प्रदेश में विवादित क्षेत्र में वो बना चुका है। 2 मॉडल गांव वो बना चुका है। तो इसका मतलब है कि यही है सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौती। फिर से एक बार वापस आइए, क्योंकि यह अच्छा टॉपिक है और डायरेक्ट आ रहा, मैंने बोला है, क्योंकि चाइना इस प्रकार की जो भी वर्चस्ववादी सीमा पर नीतियां अपना रहा है और हमारे सिलेबस का हिस्सा है। सबसे बड़ी बात है तो सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां। तो हमने पहला पॉइंट पढ़ा, चीन की चुनौती क्या है, और उसका मैनेजमेंट पर मैंने एक प्रश्न बनाया। तो यहां पर एडिटोरियल राइटर कह रहे हैं कि चाइना की ये जो चुनौतियां, इसका मैनेजमेंट किससे होगा? उन्होंने कहा अ नेशनल बॉर्डर गार्ड से, यानी भारत की जो ढेर सारी सीमा पर सुरक्षा एजेंसियां हैं उनकी जगह हम एक संस्था बनाएं, अ नेशनल बॉर्डर गार्ड। इस टॉपिक में इतना ही है, अभी और भी एनालिसिस करेंगे तब निकलेगा। अभी तक का इतना ही है, याद रखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो चीन की चुनौती आपके सामने हो गई। अब आते हैं दूसरा पॉइंट, सीमा पार आतंकवाद, यानी अब पाकिस्तान आ गया। तो सीमा पर चुनौतियों में पहला यह है। दूसरा, अब आपका आ गया सीमा पार आतंकवाद, बताने की आवश्यकता नहीं। भारत में लगातार सीमा पार यानी पाकिस्तान से आतंकवादियों को क्या किया जाता है, उनकी घुसपैठ कराई जाती है, याद रखिएगा। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट, सीमा की जटिलता, यानी जटिल सीमा। भारत की स्थिति बड़ी गंभीर है। आप देखिए, हमारे पास पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर लंबी एलओसी है, जो सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र को विभाजित करने वाली एजीपीएल यानी एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन के 110 किलोमीटर के विस्तार तक फैली है। सिंपल है, यानी जो सियाचिन ग्लेशियर तक विस्तारित है, इतनी बड़ी सीमा, तो ये क्या हो गया, यानी इतनी जटिल सीमा है। दुर्गम क्षेत्र है, अक्साई चीन का क्षेत्र दुर्गम क्षेत्र है कि नहीं है? तो यही तो यूपीएससी पूछा है, सीमावर्ती क्षेत्रों में क्या है, भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों का जो सुरक्षा है, यानी भारत के जो सीमा विवाद हैं उनका प्रबंधन एक जटिल कार्य है। तो सीमा विवाद क्यों? क्योंकि दुर्गम क्षेत्र है। तो ऑब्वियस है लाइन स्पष्ट रूप से कैसे डाली जाए, और ब्रिटिश कालीन जो सीमाएं हैं वो निर्धारित हैं, तो स्वाभाविक है जो आजाद हुए देश है उसको मानते नहीं है। तो कई चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। सीमा पार आतंकवाद, तो ये हो गया आपका यहां से। इसके बाद ये आप देख सकते हैं पाकिस्तान के साथ जटिलता। इसके अलावा चीन के साथ भी हमारी इतनी बड़ी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है 3488। इसके अलावा हम श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार और इंडोनेशिया के साथ समुद्री सीमाएं भी साझा करते हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में समुद्री सीमा भी आएगी, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा हमारे पास इतने किलोमीटर समुद्र तट और लगभग 2 मिलियन वर्ग किलोमीटर स्पेशल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी अनन्य आर्थिक क्षेत्र है। तो इतनी हमारी जटिल सीमाएं हैं। तो इसी पे एडिटोरियल राइटर ने कहा कि दिस मेक्स इंडियाज टास्क मोर कॉम्प्लेक्स देन मोस्ट अदर कंट्रीज। इस प्रकार की सीमा की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जटिलता है, वह भारत के कार्य को अन्य देशों की तुलना में सीमा पर गंभीर बना देती है। इसीलिए भारत में जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहां पर गंभीर चुनौतियां मौजूद हैं। तो आप देख सकते हैं ये सारी चीजें। अब इसके बाद आते हैं, एक समस्या तो ये हो गई कि जो भारत की सीमाएं हैं वो कई देशों के साथ लगी हैं, दुर्गम क्षेत्रों में है, औपनिवेशिक कालीन है, और उसके साथ साथ कई राष्ट्र भारत के साथ शत्रुतापूर्ण संबंध रखते हैं। तो वह इन
जो सीमा विवाद हैं उसका समाधान भी नहीं चाहते हैं, जिससे भारत उलझा रहे। तो ये सब रीजन है जिसके कारण से भारत में सीमा विवाद है और उनका मैनेजमेंट जटिल है। लेकिन उसके साथ साथ एडिटोरियल राइटर कहते हैं कि एक और कॉम्प्लेक्सिटी है भारत की सीमा सुरक्षा में, सीमावर्ती सुरक्षा में, वो है कई एजेंसियों की जटिलता। अच्छा टॉपिक है, आपने पढ़ा है, कई संस्थाएं हैं, यानी उन्होंने क्या कहा, हमारे पास केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स इसके अंतर्गत, और क्या है, अर्धसैनिक बल, याद रखिएगा, है, और उसके साथ साथ सेना भी है। जहां सेना कहां तैनात है, एलओसी पर, और उसके साथ साथ एजीपीएल पर, यानी जो अक्साई अरोसारी जो सियाचिन वाला एरिया है, ठीक है ना, इस वाले क्षेत्र पर, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन यानी एजीपीएल पर। तो लाइन ऑफ कंट्रोल यानी जो पाकिस्तान के साथ है और जो एजीपीएल वहां पर है पाकिस्तान के साथ, सियाचिन में, उसको सेना हैंडल करती है। इसके अलावा दूसरा जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है चाइना वाला, उसकी रखवाली भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी और असम राइफल्स को सौंपी गई है। इसके अलावा जो सशस्त्र सीमा बल है एसएसबी है, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी है, वो नेपाल और भूटान के साथ सीमाओं की रक्षा के लिए जिम्मेदार है। इसके साथ जो असम राइफल्स है वो म्यांमार के साथ हमारी सीमा की देखभाल करता है। तो आप देख सकते हैं यानी कितना बढ़िया कंटेंट आया, कम से कम जिस रूप में भी आए, जितनी हमारी ये मतलब केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल हैं उनके बारे में हमारे पास सारे आंकड़े आ गए, सेना क्या काम करती है और ये सुरक्षा संस्थाएं क्या काम करती हैं, याद रखेंगे। यानी यहां पर यह कहा गया कि सेना के अलावा हमारे पास 6 जो है, ठीक है ना, और संस्थाएं हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं यहां पर, ठीक है ना, वी हैव 4 एजेंसीज, हमारे पास 4 एजेंसियां हैं, सॉरी, जो हमारे बॉर्डर को गार्ड करती हैं विद 6 नेबर्स, याद रखिएगा। हमारे पास 6 पड़ोसियों के साथ सीमाओं की रखवाली करने वाली 4 एजेंसियां, यानी कुल 5 सेना और 4 अलग, तो कुल हमारे पास कितनी हो गई, 6 पड़ोसियों के साथ, 6 नेबर्स के साथ निपटने के लिए 5 अलग अलग एजेंसियां, ठीक है। तो ये इसी को लेखक ने कहा ये कॉम्प्लेक्सिटी है, जटिलता है। अब आप दिमाग में रखिएगा, जैसा प्रश्न आएगा उस हिसाब से आप टैकल करेगा। फिर आता है इसके साथ साथ जो समुद्री सीमा है उसकी रक्षा केवल एक ही एजेंसी करती है और वो है द कोस्ट गार्ड यानी तट रक्षक बल। तो आप क्लियर हो गया यहां तक, एक बार बताएं, यानी सीमाओं की रक्षा करता है कौन कौन से संस्थान, वो सब आपको पता हो गए। अब आते हैं कंपेयर, कि लेखक जो कह रहे भाई ये कॉम्प्लेक्सिटी है, ये एक जटिलता है, तो क्या वास्तव में ऐसा है? तो इसका पता कैसे चलेगा? अन्य देशों के साथ जब हम कंपेयर करेंगे कि वहां पर सीमाओं की रक्षा के लिए कितने संगठन काम करते हैं, देन हम इंडिया से कंपेयर करेंगे और फिर उसके बाद एक निष्कर्ष तक पहुंचेंगे जो एडिटोरियल राइटर ने कहा है। तो हमारे लिए क्या है, वो एक सजेशन होगा। जब हम यूपीएससी में प्रश्न हमसे पूछा जाएगा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियों के समाधान के लिए कुछ समाधान सुझाइए, कुछ सॉल्यूशंस बताइए, आपसे पूछता है ना लास्ट में, तो उस सॉल्यूशन में आप वह एक पॉइंट डाल पाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं यहां से। तो अधिकांश देशों ने सीमा सुरक्षा के लिए विशिष्ट और समर्पित सशस्त्र निकाय बनाए, ये इंपॉर्टेंट है। Most countries have raised a specialized and dedicated armed bodies for border security. यानी कि बहुत से ऐसे देश हैं, बहुत क्या अधिकांश, जिन्होंने सीमा पर निगरानी के लिए स्पेशल गार्ड बनाए, यानी एक ही संस्था है जो गवर्न कर रही है, किसी किसी में कहीं कहीं पर 2 संस्थाएं, लेकिन हमारे यहां 6 पड़ोसियों के लिए 4 संस्थाएं और एक सेना यानी 5। तो आइए अब आप चेक करिए कि फ्लेक्सिबिलिटी या कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, यहां पर आते हैं। अब यहां ढेर सारे एग्जांपल आपके सामने, इसको आपको याद कर लेने हैं। ईरान के पास बॉर्डर गार्ड कमांड है, ठीक है ना, क्या है, ईरान के पास बॉर्डर गार्ड कमांड है। इटली के पास बॉर्डर पुलिस सर्विस है। रशिया के पास बॉर्डर गार्ड सर्विस है। तो आप देख सकते हैं ईरान के पास, इटली के पास और रूस के पास क्या क्या है, यानी एक एक सेना है। अमेरिका में एक ही है, उसका नाम है होमलैंड सिक्योरिटी, देख सकते हैं आप। तो ये देखिए सभी के पास एक एक है, और इसीलिए यहां पर यह कहा गया है कि चीन में यह पीपुल्स आर्म्ड पुलिस के पास है, आप देख सकते हैं,
ठीक है ना, इट्स द पीपुल्स आर्म्ड पुलिस के पास है। पाकिस्तान के पास पश्चिमी सीमा के लिए फ्रंटियर कोर है, और भारत और पाक सीमा के लिए क्या है, पाक रेंजर्स हैं। तो आप देख सकते हैं ये हैं। अन्य देशों की स्थिति ये है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। अब यहां पर लिखवाया गया नोट। नोट का मतलब क्या है, इनमें से अधिकांश देशों ने खतरे की धारणा के आधार पर, याद रखिएगा, बेस्ड ऑन थ्रेट परसेप्शन, और बेहतर युद्ध सामंजस्य के लिए इन संगठनों को सशस्त्र बलों की कमान के तहत रखा है। ठीक है ना, यानी खतरे की धारणा के आधार पर और बेहतर युद्ध सामंजस्य के लिए उन्होंने, सिंपल है कि इस प्रकार की संरचना बनाई, यानी एक एक संगठन के अंतर्गत। यानी क्या होगा कि कोई भी इश्यू होगा तो वो, बहुत अच्छा पॉइंट है, अरे भाई चाइना की सीमा पे कोई और है, म्यांमार की सीमा पे कोई और है, कोऑर्डिनेशन कैसे बनेगा? तो यहां पर यही कहा गया कि इन लोगों ने इस आधार पर बनाया है कि एक बेहतर कोऑर्डिनेशन हो सीमा पर, बस इतना समझिएगा। ये तो हूबहू उनकी पंक्तियां होती हैं। यानी ये कहा गया है कि ये जो बल बनाए गए, जो फोर्सेस बनाई गई हैं इन देशों में, वह इस आधार पर बनाई गई कि एक बेहतर कोऑर्डिनेशन रहेगा। तो भारत की सीमा सुरक्षा तब बेहतर हो पाएगी जब हम किसी एक फोर्स के अंतर्गत आएंगे और उनमें एक बेहतर कोऑर्डिनेशन रहेगा, ये यहां पर कहा गया है। तो यही कहा गया कि समय की मांग क्या है, जो मैंने आपको बताया कि एक एकल सुरक्षा एजेंसी की आवश्यकता है। ध्यान रखिएगा, क्या है, किस चीज की आवश्यकता है? एकल सुरक्षा एजेंसी, सिंगल सिक्योरिटी एजेंसी की आवश्यकता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, और इसीलिए कहा गया कि जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स हैं, जो असम राइफल्स हैं, इनको मिला दिया जाए और इसके साथ बेहतर जनशक्ति यानी कि, और उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, ये इनका मानना है। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जो है, बहुत से अधिकारियों को सेना से डेपुटेशन पर लेना चाहिए। यानी ये जो संस्था बने तो उसमें सेना से डेपुटेशन पर लिया जाए। जैसे कल हम लोगों ने पढ़ा था कि सेंटर को अपने कार्य को कराने के लिए राज्यों में डेपुटेशन पर आईएएस और आईपीएस आईएफएस को रखना पड़ता है। सेम वही पैटर्न यहां पर ये कह रहे हैं कि अपनाया जाए। कि क्या किया जाए, हालांकि उन्होंने जिक्र ये नहीं किया कि जो आईएएस में होता, सेंट्रल कर रही है आईएएस में, वो नहीं, मतलब उसी के जैसा यहां पर कहा गया कि सेना से जो विशेष रूप से प्रशिक्षित हों उनको इन आर्म्ड फोर्स में डाला जाए, जो ये बनेगी, याद रखिएगा। ठीक है ना, तो यही सारी बात यहां पर की गई है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसका नाम हो राष्ट्रीय सीमा रक्षक। प्रस्तावित संगठन है राष्ट्रीय सीमा रक्षक, नेशनल बॉर्डर गार्ड, ये कहा गया है। और सभी प्रकार के जो अभियान होते हैं और सब कुछ इसके अंतर्गत संचालित हो, यही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, और फिर क्या किया जाए, इन्होंने यहां पर यह भी रखा है कि एनबीजी को, नेशनल बॉर्डर गार्ड जो संस्था बन रही है, इसको रक्षा मंत्रालय के तहत एक अर्धसैनिक बल के रूप में नामित किया जाना चाहिए और यह सेना के अंतर्गत काम करे। यानी सेना ऑब्वियस है ऊपर रहे, उसके नीचे ये काम करे। इसमें इनका कहना है कि गृह मंत्रालय वगैरह का हस्तक्षेप ना हो। तो ये बहुत अच्छा सुझाव है, इस पॉइंट को आप लोग पकड़िएगा। मैं फिर से एक बार बता दूं, विश्व के विभिन्न देशों में बॉर्डर की सुरक्षा के लिए जो व्यवस्था है, उसी से उदाहरण लेते हुए, एग्जाम्पल लेते हुए, इंडिया में यहां पर एक संकल्पना प्रस्तुत की गई है कि हमारे पास एक नेशनल बॉर्डर गार्ड, एक एकल सीमा सुरक्षा सेना होनी, अर्धसैनिक बल होना चाहिए, जो रक्षा मंत्रालय के अंदर काम करे और वह बेहतर ढंग से इक्विप्ड हो, यानी वह बेहतर ढंग से जनशक्ति से और अन्य प्रकार के संसाधनों से संपन्न हो। उसकी जनशक्ति को और बेहतर बनाने के लिए डेपुटेशन पर सेना से वहां पर प्रशिक्षित अधिकारियों को नियुक्त किया जाए और उसके साथ साथ क्या किया जाए, आपके सामने है कि उनको सेना के तहत रखा जाए। ध्यान रखिएगा, यानी वो वैसे तो ऑटोनॉमस पूरा काम करे, लेकिन जब बड़ी परिस्थिति कोई उत्पन्न हो तो वहां पर सेना के साथ मिलकर के काम करें, याद रखिएगा। और फिर कुछ और पॉइंट इन्होंने कहा, लेकिन जितना अपना था वो हो चुका है। अब एक दो पॉइंट इन्होंने और कहा, तो वो इन्हीं के टॉपिक को थोड़ा अजीब सा कर रहा था, मिसमैच कर रहा था, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। इन्होंने कहा कि जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है उसकी संख्या को कम कर दीजिए, ठीक है ना। फिर इसके बाद जो आईटीबीपी है और जो एसएसबी है, इसको जो यह संगठन है कौन सा, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, नेशनल बॉर्डर गार्ड, उसके अंतर्गत मिला देना चाहिए।
बीएसएफ और सीआरपीएफ के पास अभी भी महत्वपूर्ण आंतरिक सुरक्षा कर्तव्य हैं, इसलिए इन दोनों को आंशिक रूप से मिलाया जा सकता है, यह कहा गया है। इसके अलावा असम राइफल्स को आतंकवाद विरोधी अभियान चलाने की अपनी भूमिका बरकरार रखनी चाहिए और पारंपरिक अभियानों के लिए सेना के रिजर्व के रूप में काम करना चाहिए। यानी ऐसा नहीं कहा कि सबको खत्म कर दीजिए, यहां कहा गया कि आप एक अलग सेना बनाइए, एक अलग अर्धसैनिक बल बनाइए और उसके साथ साथ जो आपकी ये संस्थाएं पहले से काम कर रही हैं इनमें थोड़ा सा रिफॉर्म लाइए, तब हम सीमावर्ती क्षेत्रों की जो सुरक्षा है उसको बेहतर ढंग से संचालित कर पाएंगे। आई होप पॉइंट को आप समझ गए हैं। अब बता दीजिए मजा आया कि नहीं? मजा आया तो फिर से वापस चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, यानी आपको दिखाएं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। तो सबसे पहले मॉडल क्वेश्चन देख लीजिए और बताइए इसका आंसर लिख पाएंगे कि नहीं। भारत के समक्ष सीमावर्ती क्षेत्रों पर क्या चुनौतियां हैं? क्या सभी सीमा सुरक्षा इकाइयों का एकीकरण इन चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत कर सकता है? व्हाट आर द चैलेंजेस बिफोर इंडिया ऑन द बॉर्डर एरियाज? तो अब बताइए क्या लिख पाएंगे? क्या चुनौतियां हैं लिख पाएंगे। और कल क्वेश्चन आंसर भी हैं आपके सेशन में, यानी जब कल का शाम को 6 बजे 1 वीक का हम लोग अनअकैडमी के ऐप पे विश्लेषण करेंगे, वहां क्वेश्चन आंसर भी हैं इन टॉपिकों के, ध्यान रखिएगा। तो अगर आप चुनौतियां लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे। क्या सभी सुरक्षा इकाइयों का एकीकरण इन चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करता है? तो आप कहेंगे कि नहीं, यहां एकीकरण की बात नहीं है, यहां पर है एक सीमा सुरक्षा के लिए एक अर्धसैनिक बल बनाने की बात, जिसका नाम है क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, नेशनल बॉर्डर गार्ड। बाकी जहां तक एकीकरण का प्रश्न है तो एकीकरण से बेहतर है कि जो भी हमारे सुरक्षा संस्थान हैं उनकी रीस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए, और रीस्ट्रक्चरिंग कैसे होनी चाहिए वहां पर बता दिया गया है। यह इस प्रश्न का उत्तर होगा, ध्यान रखिएगा। तो अब आप बताएं, इस प्रश्न को अगर टैकल करना हो तो कुछ ना कुछ तो हमारे हाथ में आया। भारत के सीमा विवादों का प्रबंधन एक जटिल कार्य, तो जब जटिल है तो इसका समाधान भी है ना। तो समाधान में हम क्या लिखेंगे कि जब तक डिप्लोमेटिक यानी राजनयिक रूप से द्विपक्षीय बातचीत के द्वारा सीमा क्षेत्रों का जो विवाद है, खासकर चाइना, पाकिस्तान और नेपाल के संदर्भ में, जब तक बातचीत के द्वारा समाधान नहीं हो जाता तब तक हमें शक्ति के द्वारा भी अपनी सीमा को सुरक्षित करना होगा, और इसके लिए एक मजबूत संगठन की आवश्यकता है, और वह हो सकता है क्या? यानी नेशनल बॉर्डर गार्ड, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, जो एक अर्धसैनिक बल होगा जिसके बारे में मैंने बताया। तो भाई जब तक डिप्लोमेटिक समाधान नहीं होगा तो हमें सेना के द्वारा करना पड़ेगा, और एक एकल सेना का मतलब यहां ठीक कर लीजिएगा, अर्धसैनिक बल के द्वारा, ठीक है ना, सेना तो अपनी है ही। तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, और इसलिए सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां 2020 में देखिए प्रश्न बहुत आया है, बस मैंने केवल आपको दिखाने के लिए रखा है कि लगातार आता है। आंतरिक सुरक्षा खतरों और नियंत्रण रेखा सहित म्यांमार यानी कि पूरा बांग्लादेश और पाकिस्तान सीमाओं पर सीमा पार अपराध कौन कौन से होते हैं, विभिन्न सुरक्षा बलों द्वारा इस संबंध में क्या क्या भूमिका निभाई गई। तो यानी आप देख सकते हैं विभिन्न सुरक्षा बलों की भूमिका पर प्रश्न आता है, वहां मैंने बता दिया है कि विभिन्न सुरक्षा बल कौन कौन सा काम करते हैं। तो मेरा बस इतना कहना है इस प्रश्न के माध्यम से कि प्रश्न लगातार ऐसे आ रहे हैं, आपको अपने आप को तैयार रखना है, याद रखिएगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद कहा जाए भारत के पूर्वी भाग में वामपंथी उग्रवाद है, प्रभावित क्षेत्रों में खतरों के प्रतिकारार्थ भारत सरकार नागरिक प्रशासन एवं सुरक्षा बलों को किस प्रकार की सामरिकी अपनानी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। यानी पूर्वी भागों में जो नक्सलवाद है उसको नियंत्रित करने के लिए क्या हमारे पास क्या, याद रखिएगा, स्ट्रेटजी होनी चाहिए। याद रखिएगा क्या होनी चाहिए, हमारे पास क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो अब आप मुझे बताएं, क्या हम यहां पर एक पॉइंट ये नहीं लिख सकते? बाकी तो ठीक है, जो आप लिखेंगे सारे पॉइंट में डिस्कस भी नहीं कर रहा हूं, एक पॉइंट क्या हम ये नहीं लिखेंगे कि जो भारत सरकार की सामरिकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि वह संपूर्ण सीमा पर सुरक्षा के लिए एक एकल संस्था को गठित करे, जैसा कि विश्व के अन्य देशों में है, उसके बाद अन्य संस्थाओं को रीस्ट्रक्चर करे और उनको बेहतर इक्विप्ड यानी उनको बेहतर संसाधनों के साथ, बेहतर प्रशिक्षण के साथ जोड़े, ठीक है,
तो हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। यानी कि सीमा का काम किसी और का है। अब जो इंटरनल सिक्योरिटी में अन्य मुद्दे हैं, उसके लिए स्पेशलाइज्ड जो सुरक्षा बल होते हैं वह जब काम करेंगे तो एकदम टारगेटेड रिजल्ट निकल करके आएगा। आप मुझे बताइए, अगर हर चीज, नेपाल की सीमा के लिए, भूटान के लिए अलग संस्था जिम्मेदार, म्यांमार की सीमा के लिए अलग संस्था जिम्मेदार, चीन की सीमा के लिए अलग संस्था जिम्मेदार, पाकिस्तान की सीमा के लिए अलग संस्था जिम्मेदार। अब मुझे बताइए कि, और उसके बाद जो कोस्टल एरिया है उसके लिए अलग संस्था जिम्मेदार। अब आप बताइए, वामपंथी उग्रवाद पूर्वी भाग में है, लेकिन आप देखिए कहां से कहां तक है। और आपको भी पता है कि वामपंथी उग्रवाद जो है वो नॉर्थ ईस्ट में जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो इंसर्जेंट हैं, उनसे भी ये मिले हुए हैं, ऐसा प्रश्न भी आया हुआ। तो ऐसे में ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे जब हो जाते हैं तो उनसे निपटने के लिए विभिन्न जो ये अलग अलग जिम्मेदारियां निभा रही हैं, तो कैसे इनमें कोऑर्डिनेशन होगा, क्या इस विषय पर कभी सोचा गया था? तो इसीलिए कहा गया है कि सीमा की सुरक्षा का एक अलग संगठन होना चाहिए और इंटरनल सिक्योरिटी के जितने और इश्यू हैं उसमें जो संस्थाएं अलग अलग काम कर रही हैं उनको एक दूसरे के साथ मिला करके बेहतर इक्विप्ड करना चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स से भी और जो बेहतर आर्म्ड होते हैं उसके द्वारा भी, और उसके साथ साथ तीसरी बेहतर टेक्नोलॉजी के द्वारा। ठीक है ना? यानी जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट बना था ह्यूमिंट और टेकिंट। ह्यूमिंट का मतलब क्या हो गया? ह्यूमन इंटेलिजेंस, टेकिंट यानी टेक्नोलॉजिकल, ठीक है ना, इंटेलिजेंस। तो ऐसा करेंगे तो हम क्या कर पाएंगे? वामपंथी उग्रवाद को भी नियंत्रित करेंगे, उसके साथ साथ इन लोगों का जो एक नेक्सस है उसको भी हम तोड़ पाएंगे। यह पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। तो टॉपिक अच्छा था, मजा आया, अब आप लोग एंजॉय करिए इसको। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मुझे तो बहुत मजा आया था जब ये टॉपिक आया, मैंने कहा वाओ, यानी सीधा सीधा सिलेबस के साथ कनेक्ट हो रहा है।